नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज आपका जो हिंदी अनिवार्य का जो पेपर था वो मेरे ख़्याल से आपका जो है बहुत अच्छा पेपर रहा होगा। और सभी बच्चों के मैं अगर जिन्होंने मेरे यूट्यूब की क्लासें ली है या ऑफ़लाइन क्लासेस जो ली हैं, जिन्होंने भी ली हैं उनसे मेरा ये रहेगा कि भी उनके जो है 80 नंबर का पेपर था, तो उन सभी के जो है 70 प्लस नंबर जो है वो 100% आ जाएँगे। जिन्होंने मेरे यूट्यूब पे क्लासेस ली है या मैं कहूँ कि भई जिन्होंने ऑफ़लाइन जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है उनके सबके 70 प्लस जो है वो आएँगे और 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि 90 प्लस जो है वो अपना जो टारगेट था वो अपना 12th क्लास को लेके जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जो है वो बच्चों का पेपर हुआ है। जो मैंने बताया उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, 1-2 चीज़ें 2 प्रश्न आए हैं तो उनको मैं बता दूँगा कि वो कौन-कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, बाकी सारा का सारा जो है वो बताया हुआ ही आया है। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत सरल ये पेपर माना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसका जो है अपन एक-एक प्रश्न को लेके बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, इनको ज़्यादा उसमें समय आपको वेस्ट नहीं करना था। ठीक है, फिर अपना जो खंड ए आता है वो आपको लिख के जो है इन प्रश्नों का आपको जवाब देना था। तो ये आपने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई होगा, परीक्षा दे के आए हो। चलिए, पहले का जो आंसर रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, तो वो रहेगा सुख और दुख जो है वो इसका उचित शीर्षक रहेगा। दूसरा है कि सुखी कौन है? सुखी कौन होगा भाई? जिसका मन वश में है वो सुखी होगा। ठीक है, देखिए ये दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये पूरा का पूरा जो बताया गया था वो सुख दुख के बारे में बताया गया था। और जिसका मन वश में है वो सुखी है। जिसका मन वश में है वो सुखी है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि सुखी वह है जिसका मन वश में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना था। चलिए, तीसरा हमारा प्रश्न है कि मनुष्य किसके लिए जी रहा है? किस लिए जी रहा है? मनुष्य किस लिए जी रहा है भाई? अपनी इच्छा से तो नहीं जी रहा होगा। ठीक है, विधाता की योजना के अनुसार जो है वो जी रहा है। ये प्रश्न में आया, ये अपने जो अपठित जो गद्यांश है उसमें आया है। चलिए, अगला हमारा चौथा प्रश्न रहेगा कि मिथ्या आडंबर कौन रचता है? मिथ्या आडंबर जो है वो कौन रचता है? जिसका मन, देखिए 2-3 ऑप्शन है कि जो जीना चाहता है वो तो मिथ्या आडंबर रचेगा नहीं। जो मन के वश में नहीं है, जो मन के वश में नहीं है, जिसका मन अपने वश में नहीं है। देखिए ये मैं जो है ऊपर क्लियर करूंगा आपको कि मिथ्या आडंबर जो है वो कौन रचता है। देखो, मिथ्या आडंबर जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरों के मन का छदावंतन करता है। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये रहा। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है। क्यों? क्योंकि जिसका मन अपने वश में नहीं होता और वो गलत काम करेगा। भाई जिसका मन अपने वश में नहीं है तो ये रहेगा यहाँ पे। देखिए, जो मन के वश में नहीं है, मन के वश में नहीं है, देखिए पूरा पढ़ना है इसको। जो मन के वश में नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसका मन अपने वश में नहीं है ये रहेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? झूठा आडंबर फैलाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो सही रहेगा। चलिए, अगला है कि अबोध कौन है? अबोध कौन है भाई? जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए, अगला है कि सुख और दुख क्या है? सुख और दुख जो है वो सिर्फ क्या है? मन के विकल्प हैं। सुख और दुख क्या है? मन के विकल्प हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सुख और दुख जो है मन के विकल्प हैं। ठीक है, ये मिला लिया होगा आपने। चलिए, मैंने इसके आंसर बता दिए हैं। फिर अपना जो आता है अपठित पद्यांश आया था, बहुत ज़्यादा सरल था मेरे ख्याल से। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये सरल था, आपने सारे क्वेश्चन इनके किए होंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न आता है कि रोना और मचल जाना क्या दिलाता है? आनंद दिलाता है। बचपन में रोएंगे और मचलेंगे तो आनंद आएगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, और ये जो था उन्होंने अपना बचपन जो था वो इसमें बताया है। तो दूसरा प्रश्न है कि जयमाला किसकी बनी होती है? देखिए, जयमाला जो है वो यहाँ पे कुछ बच्चों ने जो है मोतियों की कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जयमाला बनी हुई थी वो आंसुओं की बनी हुई थी। तो इसका राइट आंसर मोतियों ने होकर क्या होगा? आंसू होगा, याद रखना। चलिए, अगला है कि सबके चेहरे क्यों चमक उठे थे? भाई चेहरे बचपन में सबके चेहरे कब चमकते हैं? जब बच्चा जो है मुस्कुराने लग जाए, यानी मुस्कान देखकर जो है वो सबके चेहरे चमक उठे थे। चलिए, 10वां हमारा प्रश्न था कि इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो इस पद्यांश का शीर्षक जो था वो था बचपन। क्या था? बचपन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है कि दादा ने कवियत्री को क्या दिखाया था? तो रो रही थी तो दादा ने उसको चंदा दिखाया था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि नैन नीर युक्त का क्या अर्थ है? यानी आंसू भरी जो आंखें हैं वो क्या कहलाती हैं? नैन नीर युक्त। ठीक है, चलिए, इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके सही होंगे, किसी में भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सरल है। चलिए, अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को लेके कि मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो देखो, ध्वनि जो होती है,
ध्वनि जो होती है वो मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा ध्वनि रहेगा। ठीक है, दूसरा है कि भाषा का लिखित रूप जो है वो क्या कहलाता है, तो भाषा का जो लिखित रूप होता है वो लिपि कहलाता है। अगला प्रश्न है कि घोड़ा सवारी के काम आता है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो वाक्य में जो रहेगी वो रहेगी अभिधा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है कि लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली, तो कौन सी होगी, वो होगी लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें उक्त पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति हुई है और उसके कारण यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार कर दो चाहे वृत्यानुप्रास अलंकार कर दो, दोनों ही सही रहेंगे। तो अगला प्रश्न है कि जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अगर भिन्न है, तो भिन्नार्थक शब्दों की जहाँ पर आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, इतने मेरे ख्याल से आपके सही होंगे, बहुत सरल प्रश्न है, मैंने सारे करवा रखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ आपको बताने हैं। तो सबसे पहला है नोटिस। नोटिस का अर्थ होता है सूचना। नोटिस का अर्थ क्या होता है, सूचना। ये तो सिंपल सा है क्योंकि कई बार कहते हैं कि नोटिस बोर्ड पे वो मैंने लगा दिया है, नोटिस बोर्ड यानी सूचना पत्र। ठीक है, अगला है सर्कुलर। सर्कुलर का अर्थ जो होता है वो होता है परिपत्र। क्या होता है, परिपत्र जो है वो कहते हैं सर्कुलर को। ठीक है, याद रहेगा। अगला है कि शब्दकोश क्या होता है। शब्दकोश का हम सामान्य अर्थ निकालें तो देखिए यहाँ पे शब्दों का जो संग्रह होता है, शब्दों का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है, शब्दकोश कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है। देखिए इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है, यानी इंटरनेट पर अगर अखबार है या कोई पत्र पत्रिका निकाली जाती है या छपती है तो वो कहलाती है इंटरनेट पत्रकारिता। अगला है, एक एक पंक्ति में जवाब देना था। भक्तिन का वास्तविक नाम जो था वो लक्ष्मी या लक्ष्मी था। अगला प्रश्न है यशोधर बाबू अपनी घरवाली की आधुनिकताओं का सा आचरण करने पर क्या कहकर मजाक उड़ाते थे, तो वो उन्हें कहते थे समहाउ इम्प्रॉपर। समहाउ इम्प्रॉपर जिसको जो हुआ होगा से ले सकते हैं, अपन को सिर्फ यही लिखना था समहाउ इम्प्रॉपर। ठीक है, समहाउ इम्प्रॉपर। अगला प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग से कहानी का इस कहानी का क्या आशय है। सिल्वर वेडिंग जो नाम है उसका अर्थ आपको बताना है। तो सिल्वर वेडिंग का अर्थ होता है 25वीं शादी की 25वीं वर्षगांठ। शादी की 25वीं वर्षगांठ जो होती है वो होती है सिल्वर वेडिंग। ठीक है, अगला रहेगा जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उनकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई थी। तो उसका एक ही कारण था, लेखक का जो पिता था वो आवारा सांड की तरह जो था वो घूमना चाहता था, और ये बात मतलब वो गांव में जो है खुले स्वतंत्र रूप से रहना चाहता था और अपने बच्चों से जो है वो काम करवाना चाहता था, इसलिए उसने जो थी वो छुड़वा दी थी पढ़ाई। ठीक है, अगला है कविता से लगाव के बाद भी लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा। क्योंकि देखो वह जब अकेला रहता तो ज़ोर ज़ोर से वो गा सकता था, लय और ताल के साथ में जो है वो कविता का पाठ कर सकता था, इसलिए उसे अकेला रहना अच्छा लग गया। अगला है रघुवीर सिंह सहाय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। तो रघुवीर सिंह की जो रचनाएं हैं वो मैंने आपको करवा रखी थी, शायद आपने याद भी की होंगी, है ना। मैंने बहुत अच्छे ढंग से जो है वो इससे ये लेखक परिचय वाला जो है उसको बहुत बढ़िया ढंग से मैंने करवाया था। तो इसमें देखो एक तो रहेगा आत्महत्या के विरुद्ध, और एक लिख देना था आपको हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है, ये दो रचनाएं आपको लिख देनी थी, और भी जो आपको याद थी वो आप लिख सकते थे। आगे बात करें तो महादेवी वर्मा का जो जन्म था वो 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ये भी सही हो गया होगा। चलिए ये भी मैंने करवाया था, बताया भी था कि ये कवि ही आएंगे, तो यही कवि आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। आगे मैं बात करूँ तो स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा। तो जो वसंत पाटिल नाम का जो बालक था जो गणित में बहुत ज़्यादा होशियार था, कक्षा में मॉनिटर भी था, तो उससे दोस्ती हो गई लेखक की, तब उनका जो पढ़ाई में जो मन था वो पढ़ाई में लगने लगा था। चलिए आगे मैं बात करूं तो ये कुछ बड़े वाले क्वेश्चन हैं, इनको मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, जितना मैं आपको मतलब समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। देखिए मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है। भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, और जो अंकों की जो संख्याएँ हैं वो जो बड़ी से बड़ी जो संख्याएँ होती हैं उनको आपको शब्दों में लिखना होता है, और दोनों तरफ जो है वो हाशिया भी आपको छोड़ना होता है। ये कुछ बातें आपको इसमें लिखनी थी। अगला है पत्रकारीय लेखन पर टिप्पणी आपको लिखनी थी। तो पत्रकारीय जो लेखन होता है उसमें लेखक जो संपादक होता है उसका स्वयं के विचार नहीं होते, वह पूरे समाज का जो है प्रतिनिधित्व करता है। यानी बहुत सारे संपादक या जो मिलकर हैं वो इस प्रकार का लेखन कार्य करते हैं।
आगे बात करें अध्यापक और छात्र के बीच में गृह कार्य को लेके रोज़ आपकी कक्षा में ये काम तो चलता है, तो ये तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अगला है बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना। ये प्रश्न जो था वो अलग आया था अपने, ये प्रश्न जो था वो अपने आउट ऑफ सिलेबस था वैसे, वरन वैसे तो रोज़ ये अपने सिलेबस में आता ही है, क्योंकि होमवर्क नहीं करके जाते तो ये सिलेबस में आता ही रहता है ना। फिर भी जो है आपको ये मैं कहूँ तो ये आउट ऑफ सिलेबस जो है वो अपना रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना क्या थी। तो देखिए बात ये होती है कि व्यक्ति अपने भावों और विचारों को जो है जब अपनी सीधी सादी बात, सरल बात को जो है कवि को सरल शब्दों में, सरल भाषा में ही व्यक्त करना चाहिए। उसे भाषा के चक्कर में जो है कठिन भाषा के चक्कर में लाके उसको जो है कठिनता उसमें पैदा नहीं करनी है, यानी भाषा जो है बिल्कुल सरल काम में लेनी चाहिए। ठीक है, तो सीधी सरल बात को जो है स्पष्ट शब्दों में हम व्यक्त करना चाहिए, इसकी मूल संवेदना थी। अगला है कि पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। देखिए बच्चे जो है वो पतंग उड़ाते समय इतने मतलब अपने आप में डूब जाते हैं कि वो उनको किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। और जिस प्रकार पतंगें आकाश में स्वच्छंद रूप से उड़ रही होती हैं, तो उन पतंगों के साथ जो बच्चे होते हैं वे भी बेसुध रूप से जो है सड़कों जो है छतों पर जो है भागते रहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वे भी पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। चलिए अगला है कि शिरीष को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिया था। कि देखिए जिस प्रकार शिरीष का जो फूल होता है वो कालजयी अवधूत होता है, यानी जो है कभी भी जो है नष्ट नहीं होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक, यानी मैं कहूँ तो जैसे धूप है, वर्षा है या गर्मी है, इन सब का प्रभाव जो है वो शिरीष के फूल पर नहीं पड़ पाता। उसी प्रकार व्यक्ति को भी जो है अपने जीवन में जो है सुख दुख हो, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उनको जो है अवधूत के समान जो है वो खड़े रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जिनेंद्र के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताना था आपको। परचेजिंग पावर का मतलब होता है आपकी क्रय शक्ति। अब इसका देखो प्रभाव क्या होता है। प्रभाव ये होता है कि परचेजिंग पावर की वजह से आप जो है अनावश्यक चीज़ें जो है वो घर में जो है खरीद कर ले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, तो इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला है यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे। तो उनका लेट पहुंचने का एक ही कारण था, वो था कि उनकी अपने बच्चों, बीवी और बच्चों से जो है बनती नहीं थी, इस कारण वो लेट पहुंचते थे। अगला है कि दत्ताजी राव ने लेखक की मदद जो थी वो किस प्रकार की थी। तो लेखक की जो मदद की थी वो मतलब उसके दादा जो थे, लेखक के जो दादा थे, उन्होंने लेखक का स्कूल जाना बंद कर दिया था, तो दत्ताजी राव ने ही जो है लेखक के दादा को समझाकर जो है लेखक को स्कूल जाने में जो थी मदद की थी। अगले प्रश्न जो हैं वो सह खंड वाले हैं, बड़े वाले क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है, सभी अथवा वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, 13वां हमारा प्रश्न है कि कैमरे में बंदा पाइज कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य था। भाई प्रश्नकर्ता का जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई जो प्रश्नकर्ता था वो दर्शकों को और उस अपाहिज व्यक्ति दोनों को एक साथ रुलाना चाहता था, वो उसका उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर ये भी आप अपने विचार वहाँ पर लिख सकते हैं, ये मैंने करवाया हुआ है वैसे मेरा। ठीक है, अगला है कि उषा कविता के आधार पर कवि ने किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी। इस आधार पर अन्य किन उपमानों का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही प्रश्न जो थे वो बहुत सरल थे, आप कोई सा भी कर सकते थे। उपमानों की मैं बात करूँ तो जैसे चूल्हा था, काली सील थी, ये सारे उपमान जो थे वो वहाँ पर उषा कविता में काम में लिए गए थे। ठीक है, चलिए ये कर लिए होंगे, मैंने करवाए हुए हैं, फिर भी आप जो है वहाँ से देख लेना। चलिए अगला प्रश्न है कि भगत जी का आचार समाज शांति समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है। देखो भगत जी जो थे वो बाजार जाते थे तो आंखें खुली रखते थे, लेकिन मन में सोच कर जाते थे कि मुझे क्या खरीदना है। बाजार के जादू का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था, तो वो एक शांति पैदा करेगा, क्योंकि समाज को जो है वो एक उचित लाभ वो दे रहे हैं, और सब में समानता की भावना जो है वो वहाँ पर विकसित हो सकती है। ठीक है, अगला था कि ढोल की ताप मृत गाँव में किस प्रकार संजीवनी भरती थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करवाया हुआ भी है। किस प्रकार, देखो ये अपने पाठ्य पुस्तक में से ये, तो देखिए इसमें जो गांव के जो व्यक्ति थे जो प्लेग की बीमारी से जो पीड़ित थे, उनकी कोई भी जो दवा जो थी वो काम नहीं कर रही थी। सिर्फ रात के समय जो पहलवान था वो ढोलक बजा रहा था। ठीक है, तो वही व्यक्तियों को जो है जीवित रहने के लिए प्रेरणा दे रहा था। अगला प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू उसकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है, उदाहरण स्पष्ट करना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यशोधर बाबू के विचार कैसे थे, फिर उनकी पत्नी के विचार बताने थे। दोनों में आपको पता है कि दोनों में दिन रात का अंतर था, यानी एक आधुनिकता के विचारों वाली थी, जैसे विचारों की वैसे मूल रूप से तो नहीं थी, लेकिन बच्चों के साथ तरफदारी करती थी, इसलिए उनकी पत्नी जो थी वो आधुनिक विचारों की हो गई थी, लेकिन यशोधर बाबू जो थे वो इस प्रकार नहीं बन पाए थे। तो ये आपको लिख देना, ठीक है, करवाया हुआ मेरा। चलिए अगला है, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। जूड़ कहानी के आधार पर सिर्फ जो अपना एक इनका जो भाई मैं बात करूं तो जो यहाँ पर लेखक थे आनंद यादव, उन्होंने अपना गुरु जो बनाया था वो बनाया था किसको, जो सौंदेलकर जो गुरु थे, जो
मराठी भाषा के जो शिक्षक थे उनको अपना गुरु बनाया था, और उसी का सारा उदाहरण देके आपको इसमें स्पष्ट करना था। ठीक है, चलिए आगे बात करूँ तो मैं 16वां प्रश्न जो था दोनों मैंने जो बताए थे वही आए हैं। हरिवंश राय बच्चन का मैंने आपको बताया था, धर्मवीर भारती का नाम मैंने बताया था कि इन दोनों में से जो है दोनों क्या मैंने 3-3 4-4 बताए थे, तो उन्हीं में से आए हैं। ठीक है, तो ये आप वहाँ से कर लेना, मैंने आप करवाए हुए भी हैं मेरे। आगे बात करें तो खंड 2 जो है उसमें आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी थी। बहुत सरल वाला ये आया है, गजानंद माधव मुक्तिबोध का आया है, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, इसमें से पहले संदर्भ लिखना था, फिर प्रसंग लिखना था, फिर व्याख्या कर देनी थी। फिर अगला जो आया है, दीपावली की शाम घर पुते सजे, ये भी मैंने कहा था, ये मैंने जो लास्ट में जो मेरा जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने बताया था कि ये आ सकता है, तो ये आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने उसमें बताया भी था आपको। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे सह प्रसंग व्याख्या की बात करें तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में जो है भक्तिन वाले पाठ से आया है। ठीक है, महादेवी वर्मा का है। दूसरी बात करूँ तो ये जो काले मेघा पानी दे वाला जो है वो ये रहेगा। ठीक है, आगे देखिए ये अपने जो है दोनों ही सरल आए, बिल्कुल सरल आए दोनों। अपने विद्यालय में खेलकूद संबंधी सामग्री आपको खरीदनी है तो उसके लिए निविदा सूचना। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को तो मैंने ये करवा दिया था, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने जो है इनका जो तरीका था लिखने का तरीका सेम ही रहता सब में। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा था। विज्ञप्ति जारी आपको करनी थी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथि में परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो ये भी जो है आप कर सकते थे, बहुत ज़्यादा सरल था। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो निबंधों की मैं बात करूँ तो निबंध जो है मैंने आपको बताए थे आपको कि भाई निबंध जो है आपको इस प्रकार करने हैं, और वर्तमान विषयों पर मैंने बताए थे। वर्तमान विषय देखिए ये वर्तमान विषय से रिलेटेड है। ठीक है, और ऑफलाइन बेच में मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से आएंगे, उनमें देखिए ये एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आ गया, एक बढ़ती महंगाई का आ गया। ठीक है, तो ये जो 3 थे वो मैंने जो अपने लेटेस्ट जो विषय हैं उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पेपर जो था वो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत आसान था, बहुत सरल था। कुछ बच्चे तो ना मतलब ज़्यादा खुशी में ही गलत करके आ गए, तो ऐसा जो था वो नहीं करना था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप, बढ़िया आपने तैयारी की, अच्छे नंबर आपके आएंगे। आगे जो भी आपकी परीक्षा है उसकी आप तैयारी करते रहें। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो था मैंने जितना आपको करवाया था उसमें से बहुत कुछ जो है उसमें आ गया है। ठीक है, तो मेरे चैनल पे भी आप बने रहिए, और भी आगे जो है इस प्रकार के मैं वीडियोस डालता रहूँगा। हिंदी साहित्य के जो अभी जो है स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परीक्षा होगी उनके भी वीडियो में डालूंगा, और कक्षा 10 की भी अभी बाकी है हिंदी अनिवार्य की, तो उनके भी वीडियोज़ जो है वो मैं लाऊँगा। और अगर आप जैसे 12वीं पास कर लेते हो तो उसके बाद में जो है आप क्या करेंगे क्या नहीं करना है उसके भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। और आगे मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे देखिए अपने जो कॉलेज का जो अपना हिंदी अनिवार्य का जो सिलेबस है वो भी धीरे धीरे जो है इसके वीडियो जो है अपने चैनल पे डाले जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ता जाएगा और भी टीचर्स को जो है आपके यहाँ इनवाइट किया जाएगा, और आपकी पढ़ाई जो है वो जारी रखी जाएगी। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेपर आपका कैसा हुआ उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।